जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 67। आज के लेक्चर में हम पहले बजटिंग के आपके एक दो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। पहले बजटिंग में होम असाइनमेंट के तौर पे आपको क्वेश्चन जो दिए गए थे मैं क्वेश्चन 4, ठीक है। एक तो क्वेश्चन 4 में ग्रोथ रेट का मसला था, कल हमने डिस्कस कर लिया था ना। ग्रोथ रेट कैसे किया था? परसेंटेज कैश सेल की इंक्रीज देख के, परसेंटेज क्रेडिट सेल की इंक्रीज, और फिर दोनों को कंबाइन कर लिया। कोई और प्रॉब्लम इसमें? जी इस क्वेश्चन के अंदर कोई और प्रॉब्लम? जी भाईजान क्या आप बोल रहे थे प्रॉब्लम? पेमेंट टू सप्लायर की। शाबाश। चलिए पेमेंट टू सप्लायर की कैलकुलेशन जरा देखते हैं। पेमेंट टू सप्लायर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर का अकाउंट यानी ओपनिंग क्रेडिटर एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर इज इक्वल टू पेमेंट होगी। एग्रीड? अच्छा, अब इसमें जो परचेजेस है वो कैसे आएंगी? वो जो इस साल की परचेजेस हैं और आपने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट किया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साल की परचेजेस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम तो नहीं, वो कर ठीक है। अगर इस साल की परचेजेस आपने कैलकुलेट कर ली है तो इस साल के क्लोजिंग क्रेडिटर भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, ऐसा ही है। वो कैसे कैलकुलेट किए होंगे? इस साल की परचेजेस कितनी है? 2263। तो इस साल के क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं? यहां पे वो डेज में बता रहा होगा कि किधर बता रहा है क्रेडिटर? ला एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर्स इज 30 डेज टू बी चेंज टू 15 डेज। यानी एग्जिस्टिंग ओपनिंग पॉलिसी थी 30 डेज, जो टर्नओवर रेशो थी, क्रेडिट पीरियड था कितना था? 30 डेज था ओपनिंग में। क्लोजिंग में कितना है? 15 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कितनी इस साल की परचेजेस थी? 2263 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये आ गया हमारा क्लोजिंग का क्रेडिट 94.29, 94.3 वही। क्लियर? यस सर। भाई जिन्होंने पूछा था परचेजेस में प्रॉब्लम तो नहीं, क्लोजिंग क्रेडिट में प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि वो परचेज नहीं। मसला किस में है भला इस क्वेश्चन में? पेमेंट में ओपनिंग क्रेडिटर्स की फिगर कैलकुलेट करनी। अब ओपनिंग कैसे कैलकुलेट होगी? ओपनिंग का मतलब पिछले साल की क्लोजिंग वो होगी अगर पिछले साल की परचेजेस हमारे पास आ गई। और यही मसला है इसमें, पिछले साल की परचेजेस कैसे आएगी? पिछले साल की परचेजेस कैसे आएगी? पिछले साल का डाटा दिया तो वह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4000 है। इससे पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लें। 4000 है, रेशो क्या है? 5:3:2, 5:3:2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, फिनिश गुड 0, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। वर्क इन प्रोसेस 0, वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डिवीजन 5:3:2। मटेरियल कितना है? 5। तो इसका मतलब है 4000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 5/10, 2000। ये क्या है भला? ये मटेरियल कंज्यूम्ड है लास्ट ईयर का। हमें तो चाहिए मटेरियल परचेज। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग दिया हुआ है वो ऐड कर लें, क्लोजिंग माइनस कर दें। अब ये 2000 आपके पास है पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम, इससे क्लोजिंग मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे इस साल का कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 45, 250 आ गया। तो कंज्यूम्ड है 2000, क्लोजिंग है 250, ओपनिंग कितना है? 150। तो ये परचेजेस आ जाएगी 150, ये आ जाएगी मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग एड परचेजेस माइनस। तो मटेरियल कंज्यूम 2000 प्लस क्लोजिंग कितना था?
250 माइनस ओपनिंग 150, ये आ गई परचेजेस 2098। भैया 2098 पे हमारे साथ हैं, मुबारक हो, पिछले साल की परचेजेस हमने कैलकुलेट कर ली, परचेजेस कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, परचेजेस से क्लोजिंग क्रेडिटर कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने बताया हुआ है एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रामटेल 30 डेज, तो डिवाइड 2098 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, ओपनिंग क्रेडिटर आगे 174.83 पहुंच गए हैं। फिर से क्विक रिवीजन, हमने पेमेंट टू क्रेडिटर इस साल की कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए हमें 3 फिगर चाहिए, ओपनिंग क्रेडिटर एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिट, ऐसा ही है। एड परचेजेस इस साल की हमने कैलकुलेट कर ली बजटिंग से ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस कैलकुलेट कर ली, तो उसने रेशो दी हुई है क्रेडिटर की, इस साल की परचेजिंग आ गई तो इस साल का क्लोजिंग भी आ गया। मसला किस में आ गया, ओपनिंग में। ओपनिंग के लिए हमने पिछले इस साल का ओपनिंग क्रेडिटर मतलब पिछले साल का क्लोजिंग क्रेडिटर, उसके लिए पिछले साल की फिगर यूज की। वो क्या, पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया, मटेरियल कंज्यूम्ड से परचेजेस कैलकुलेट की, और फिर परचेजेस से क्रेडिटर कैलकुलेट किए, क्लोजिंग जो इस साल की ओपनिंग है, पिछले साल के क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग, ठीक है जी। पिछले साल के मटेरियल, पिछले साल से क्या मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट किया, मटेरियल कंज्यूम्ड से परचेजेस कैलकुलेट की, और परचेजेस से क्रेडिटर कैलकुलेट किए, मटेरियल कंज्यूम्ड से परचेजेस, परचेजेस से क्रेडिटर। देखिए कैलकुलेट हुआ, कोई प्रॉब्लम, ओके। चलिए इसके साथ लिख लें, इस सवाल के साथ, इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी, एक प्रॉब्लम थी ग्रोथ रेट, दूसरी थी पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो जब कभी आपने रिवीजन करनी हो तो बजाय ये कि पूरा सवाल रिवाइज करने के यही 2 भी कर लें तो काफ़ी है, क्योंकि सबसे अहम एडजस्टमेंट यही थी ना, या ना भी करें जहन में रिवाइज कर लें, अच्छा ये इधर से फिगर ये इस तरीके से कैलकुलेट किए, इस तरीके से, इस तरीके से। डन जी, पक्का। ऑनलाइन वालों को समझ आ गई होगी कि नहीं, के शो करवाना है, आ गई होगी, कैसे पता है आपको। चलें अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 था, डबल क्राउन वाला। आइए, इसमें कौन सा प्रॉब्लम थी, वेजेस में। क्या वेजेस कैलकुलेट करनी, पेमेंट कैलकुलेट करनी थी वेजेस की, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो वेजेस की कैलकुलेशन करनी होगी, मई के महीने की भाई 1 2 3 4 है, कोई एक महीने की कैलकुलेशन करे, बाकी तो रिपीट ही होगी ना। इससे एग्री करते हैं कि 4 दफा कैलकुलेशन करो। मई को पकड़ते हैं, 60 सेल्स है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी, 60%। उसे बोला हुआ ना, गुड्स सोल्ड ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल, ग्रॉस मार्जिन 40%, कॉस्ट ऑफ सेल 60% होगी। 60 इंटू 60% कितना आ गया, 36। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अच्छा, कोई इसने ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड का बोला हुआ है, हाँ फिर भी बोला हुआ है। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस नहीं है लेकिन फिनिश गुड है। 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ बजट सेल, बजट सेल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, क्लियर। अब इसमें हमने फिनिश गुड को, ओपनिंग क्लोजिंग को रिवर्स करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे पहुंचना है, एग्रीड। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन फिनिश गुड में मसला तो नहीं है, पक्का। चलें, तो 36 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको जब क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आया, 34,500। भाई 34,500 पे सारे पहुंच गए, पता ना कैसे आया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं।
34, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 34,500। अब हमने क्या करना है, इससे लेबर कैलकुलेट करनी है। लेबर कितनी है, लेबर कितनी है, ये रेशो 6:3:1, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड, यानी 3/10। तो कितना था 34,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, ये है 10350। ये क्या चीज है, वेजेस। लेकिन 10350 में वो बोल रहा है इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। सबसे अहम लाइन जो समझने वाली है ना, जिसके अंदर पूरी कहानी है, ये 10350 तक तो पहुंच गए, ये टोटल लेबर है। वो कह रहा है डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड DCL's कंट्रीब्यूशन एट 5% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टुवर्ड्स कैंटीन एक्सपेंसेस। ठीक है, एन इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बोथ कंट्रीब्यूशन आर पेड टू द कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर इन द फॉलोइंग। आपने टैक्स में पढ़ा होगा कि सैलरी सिर्फ वो नहीं है जो एम्प्लॉयज को मंथली दी जाती है। एम्प्लॉयर कोई भी चीज पे करता है, एम्प्लॉय को कोई भी चीज प्रोवाइड करता है, वो सैलरी में आती है। ये बड़ा हुआ टैक्स में, ठीक है, वो टैक्स में आएगी, सैलरीज में आएगी। ये पढ़ा हुआ ना आपने, यानी जो उनको अकोमोडेशन वगैरह जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो भी सैलरीज में ही आते हैं। तो अभी ये कैंटीन अलाउंस पे कर रहा है, ये भी वेजेस में ही आना चाहिए था, वेजेस में ही आ रहा है। एग्रीड? इसका मतलब है एम्प्लॉयज की जो 100% सैलरी है वो भी इसमें शामिल है, और जो 5% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये 100 नहीं है, ये 105 है। ये कितना है, 105 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से जो कंट्रीब्यूशन है ये 105 है ना, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो अलग करें और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन अलग करें, कर सकते हैं। कैसे? डिवाइडेड बाय 105 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो सैलरी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अहम चीज ये डिसाइड करना है, सबसे अहम चीज यही थी कि ये 10350 जो वेजेस हैं ये असल में 100 नहीं है, 100 प्लस 5 105 है, 105 है। अच्छा, अभी 105 में क्या कह रहा है, पहले परसेंटेज में समझ लेते हैं, फिर सिर्फ हमने कन्वर्ट करना होगा अमाउंट्स में। कह रहा है 105 टोटल है ना, इसमें से 5 रुपए एम्प्लॉयर का है, कैंटीन का खर्चा खाने पीना प्रोवाइड करते होंगे, 5 रुपए एम्प्लॉयर देता है, 5 रुपए एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कटवाता है। इसका मतलब उस महीने एम्प्लॉय को कितने जाते हैं पैसे, 95, और बाकी जो एम्प्लॉय का 5 है प्लस एम्प्लॉयर का 5 है, ये अगले महीने कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को जाते हैं। इसका मतलब हमने इस 10350 के 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा 95 वो इसी महीने पे हो जाएगा, एक हिस्सा 10 वो कब होगा, अगले महीने। भाई यहां तक समझ आ रही है? तो 10350 इसमें अगर 95 कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 95, ये कितना आया, 9364। यही है। ये क्या हुआ, वो हिस्सा जो सैलरी है इसी महीने पे कर दे, ठीक है। और 10350 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या है, 985.7। ये क्या है, जो अगले महीने पे। क्लियर? फिर से समझ लें, फिर से समझ लें क्विकली। ये जो वेजेस हमने कैलकुलेट की है ना, वो कह रहा है डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड 5% कंट्रीब्यूशन DCL की। इसका मतलब है ये इसमें सिर्फ 100% एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, 5% एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी है। टोटल 105 है, टोटल 105 है, हो गया 105। आगे क्या कह रहा है,
कह रहे हैं इस 105 के 2 हिस्से होंगे, 95 इसी महीने पे हो जाएगा और 5% जो एम्प्लॉय की सैलरी से काटा और 5% एम्प्लॉयर ने अपना ऐड किया, जो दोनों इसमें शामिल है। दूसरा क्या होगा, वो नेक्स्ट मंथ में पे होगा, ठीक है ना। यानी ये 10350 ये 105% है। ये कैसे पता चला? उसने क्वेश्चन में कहा था इंक्लूडेड है 5%। अब फिर कह रहा है ये तो हो गया ना एक्सपेंस, कह रहा है इसकी पेमेंट 2 हिस्सों में होती है। एम्प्लॉय की सैलरी में से 5% डिडक्ट करके इसी महीने, यानी वो 95% हो गई। एम्प्लॉय की सैलरी 100, उसमें से 5% डिडक्ट करके वो इसी महीने, और जो 5% एम्प्लॉय की डिडक्ट की प्लस 5% अपनी डाली, 5 + 5 10%, वो कब होती है? नेक्स्ट मंथ। अब आपने सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ये परसेंटेज समझ आ गई? टोटल ये 105% है, इसका 95% इसी महीने और इसका 10%, इस 10% में 5% एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉयर का। क्लियर जी? कैलकुलेशन कर ले एक दफा, अपने हाथ से कैलकुलेशन कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। डन जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन की तरफ। और आपने मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ने घर जाके जो कल हमने क्लास में क्वेश्चन किया था वो रिटन फॉर्म में किया? शाबाश। और जो आपको मैंने एक्स्ट्रा असाइनमेंट दी थी, कितने स्टूडेंट ने वो किया? शाबाश। तो एक्स्ट्रा असाइनमेंट वाला क्वेश्चन टैली हो गया? वो मुश्किल और परचेज वाला था, सेल्स वाला आपने देखा मैंने आपके साथ किया क्या? सवाल समझा के भेजा आपको सेल्स वाला और असाइनमेंट में दे दिया परचेज वाला। तो आपने परचेज के हवाले से सोच लिया कि गेन है कि लॉस है, ऐड होना है कि लेस होना है। यही है बस, सबसे अहम काम यही है, गेन है कि लॉस है, ऐड होना है कि लेस होना है। रेज कर दूं मैं? चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स, कमोडिटी रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कल क्या पढ़ा था? कल भाई, कल भी, ये तो कल वाला टॉपिक ही है, कल भी कमोडिटी रेट हेजिंग ही पढ़ा था। भाई कल भी कमोडिटी रेट हेजिंग ही पढ़ा था। हाँ कल पढ़ा था फॉरवर्ड, आज पढ़ा फ्यूचर्स। और फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या फर्क है? मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, 2 हरफी बात बतानी है मेरे भाई। फॉरवर्ड में फ्यूचर में क्या फर्क है? फॉरवर्ड में कोई भी क्वांटिटी हो उसका एग्रीमेंट किया जा सकता है, फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी, उसी का एग्रीमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी का एग्रीमेंट किया जाएगा। ये असूल याद रखना है। अच्छा अब जरा देखते हैं, पहले हम सीख लेते हैं कि फ्यूचर्स के जरिए हेजिंग कैसे होती है। लेकिन मैं इन शार्ट आपको बता देता हूँ, सारा तरीकाकार वही है जो फॉरवर्ड वाला है, फर्क सिर्फ ये है क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज्ड होगी। व्हाट इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कह रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमोडिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और बाय। ये तो कल भी था, सेल और बाय आज भी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कल नहीं था, कल कहा था कोई भी क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बाय या सेल करने का ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी क्या? ऑयल, गोल्ड, व्हीट। कमोडिटी कल भी थी, कमोडिटी आज भी है। एट प्री डिटरमिन्ड रेट, कल भी था आज भी। इन फ्यूचर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कल भी था आज भी है। सिर्फ एक चीज का फर्क है। किसका? किसका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। बोलो किसका फर्क है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड में किसका फर्क है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का। फॉरवर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, फ्यूचर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसीलिए ये निस्बतन ज्यादा सिक्योर है, इनमें डिफॉल्ट रिस्क कम होता है।
ठीक है, ये भी फर्क था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर होते हैं, थड़े पे जो बैठे होते हैं ट्रेडर, उनके साथ करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज में होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यस, शेयर्स भी होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट भी है, डेरिवेटिव भी होते हैं। फिर फीचर्स ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ, आज पढ़ा फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन सेल फ्यूचर्स इफ कमोडिटी इज टू बी सोल्ड इन फ्यूचर। अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आपने फ्यूचर में 3 महीने बाद अपनी टमाटर की फसल बेचनी है, तो आप फ्यूचर सेल करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे? सेल करेंगे। सेल करना है सेल करेंगे, बाय करना है बाय करेंगे। हम फ्यूचर सेल करेंगे। अगर हमने फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? सेल फ्यूचर। और अगर 3, 4, 6 महीने बाद हमने कमोडिटी को बाय करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? बाय फ्यूचर। सेलर विल सेल फ्यूचर्स, बायर विल बाय फ्यूचर्स। सेलर विल सेल फ्यूचर, बायर विल बाय फ्यूचर। ये स्ट्रेटजी ध्यान से लिखिएगा। द डेट ऑन विच द ट्रेड विल टेक प्लेस इज कॉल्ड मेच्योरिटी डेट ऑफ द, जाहिर है वो 3 महीने बाद वाली डेट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है। द प्राइस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेड इज कॉल्ड डिलीवरी प्राइस, ये भी कल पढ़ लिया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर स्टैंडर्डाइज्ड, इसको टिक मारे, इसको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी, दैट इज फ्रैक्शन क्वांटिटी कैन नॉट बी सोल्ड और बाउट। पॉइंट नहीं है। 408 यूनिट्स बेचे थे कल हमने, तो या तो 400 होंगे या 500 होंगे। फ्रैक्शन 8 की ट्रेड नहीं हो, फ्यूचर्स में नहीं होगी। फॉरवर्ड में एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड, फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज फ्रैक्शन क्वांटिटी कैन नॉट बी सोल्ड अबाउट। कभी एटीएम मशीन में गए, कभी देखा हो किसी को? वहां पे आप कार्ड डालें, उसमें पैसे 1327 रुपए निकलवा सकते हैं? नहीं, यहां तो 1300 या 1400, वो भी वैसे फर्क होता है। कुछ एटीएम मशीन में 100 के मल्टीपल्स में देती है, कुछ 500 में। 100 वाले भी हैं भैया, नहीं पाकिस्तान में भी है। चले 500 वाली होगी, 500। तो इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूं कि वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी है 500 की। तो या तो आप 500 या 1800 नहीं निकलवा सकते, ऐसा ही है। फ्यूचर का भी यही हिसाब है। लेकिन साथ ही दुकानदार है, उसको आपने 1000 का नोट दिया, 200 की खरीदारी की, वो 800 वापस कर देगा आपको। एटीएम मशीन आपको 800 नहीं देगी, दुकानदार दे देगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, फॉरवर्ड में एनी क्वांटिटी कैन बी बाउट आर सोल्ड, फ्यूचर्स में स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी। इसको टिक करें 4 को, 4 बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, ये 5th पॉइंट आपके सिर्फ C5 के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, सिर्फ समझ ले, इसकी कैलकुलेशन कैफ में नहीं है। आपको याद है फॉरवर्ड में बाजू का ट्रेडर भाग जाता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट चली जाए ना, वो भाग जाता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ने एक सिस्टम रखा हुआ है, उसे कहते हैं मार्क टू मार्जिन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मार्क थ्रू मार्जिन अकाउंट। हर ट्रेडर का अकाउंट खोला जाता है। अगर मूवमेंट एडवर्स हो रही हो ना, तो वो रोज रात को ये, जैसे 10,000 का एग्रीमेंट किया, अब अगर फर्ज कीजिए हर रोज प्राइस कम होगी तो मुझे नुकसान होगा। 10,000 का पहले 9,900 हुआ रेट, फिर गिरा 9,800, हर रोज मुझे नुकसान हो रहा है, 9,700, 600, ड्यू डेट तक आते आते 6,000 हो गया।
अब मुझे पता चल गया ना, कल मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को मीट करना है, कल मैच्योरिटी डेट है, 6,000 आज हो गया है, कल 5,900 मजीद हो जाएगा, मैं दौड़ जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं दौड़ जाऊंगा फॉरवर्ड में। फ्यूचर में इस चीज को डिस्करेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पता क्या करती है? रोज रात को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। आज 10,000 है ना, 9,900 हो गया ना, जब एक पॉइंट कम हो गया तो स्टॉक एक्सचेंज वाले फोन करके कहेंगे कि सर आपको आज पता है नुकसान हो गया है 1 पॉइंट का। हाँ कहा बिल्कुल नुकसान हो गया। कहेंगे आ जाए फिर अमाउंट डिपॉजिट करवाएं जितना फर्क है। वो रोज की रोज किस्त ले लेते हैं, समझ रहे हैं फर्क? इसको कहते हैं मार्क थ्रू मार्जिन अकाउंट। इसमें फिर डिफॉल्ट होने का चांस नहीं होता, क्योंकि रोज का जिस दिन डिफॉल्ट करना हो उसी दिन की अमाउंट जाया जाएगी, बाकी सिक्योर रहेगी। समझ? ये मार्क थ्रू मार्जिन सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ज़हन में रख लें कि मार्क थ्रू मार्जिन का मतलब है जितना लॉस हुआ डेली बेसिस के ऊपर जमा करवाना पड़ता है। गेन हुआ तो वो भी बताएंगे। यस, गेन हुआ ये नहीं कहेंगे आके ले जाए। हाँ जी, गेन नहीं आके ले जाए, ठीक है वो लेकिन इसको ये अकाउंटिंग में जैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ना, ये भी अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड गेन है। अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड गेन है। इसका ये सेटल होता है मैच्योरिटी डेट पे, कैलकुलेट डेली बेसिस में होता है। लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत एडवांस, ये डिस्कशन बहुत एडवांस हो गई है। लेकिन सिर्फ आपको ये अकाउंट बताना मकसद था कि अकाउंट क्या है, जितना भी अनरियलाइज्ड लॉस होता है डेली बेस के ऊपर मेंटेन होता है, और अगर पैसे कम हो तो वो फिल करवाने पड़ते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचना। इसके बारे में सवाल नहीं पूछना। हाँ, लेवरेज का कमीशन क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं बोला। मैंने बोला हाँ वो पढ़ेंगे बिल्कुल आएगा, वो भी नहीं आगे चल के आएगा। आगे ये समझ आ गया कि ठहर जा, सही पूछा सवाल उसका सही है, बस अभी नहीं बताना मैंने। 4 वाला पॉइंट्स बताया, समझ आया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। मार्क थ्रू मार्जिन के साथ आगे लिख ले CFAP। हाँ बस, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? 5 वाला नहीं है हमारे का, इसको काट दे भाई, इसको काट दे। नहीं काटे ना, रहने दे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। बस स्टेप्स इन अहम चीज कैलकुलेशन कैसे करनी है। स्टेप्स इन कमोडिटी रेट हेजिंग थ्रू फ्यूचर। पहले व्हाट इज टू बी हेज्ड, क्या हेज करना है? सेल ऑफ 14.55 यूनिट्स, सॉरी 408, सेल ऑफ 408 मन ऑफ कॉटन आफ्टर 3। नहीं, अभी तो जो क्वांटिटी हमने हेज करनी है ना वो लिखना है। हाँ वो नीचे आएगी। अभी तो हमारा मकसद है कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी होगी। हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन तो ये है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड। इस क्वांटिटी को हेज करने के लिए कितने फ्यूचर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। भाई इंडियन मूवी देखता है, शौक से देखता है। मेरा भाई शरीफ आदमी, उसमें इंडिया में कभी कभी आता है अगवा बराए तवान करते हैं। कच्चे के डाकू इंडियन मूवी में कहां से आ गए? पाकिस्तान। वो जब फोन करते हैं तो क्या कहते हैं कि बाबू भैया के 10 खोखा बेच दो, ऐसे होते हैं 10। वो खोखा पेटी होती है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा भाई पेटी में कितना होता है? कितने? एक पेटी, एक खोखा कितने का बोलते हैं? बस कर दे यार, बस कर दे। मैं लेट बैठना पड़ेगा बच्चों को।
खोखा कितना आता है? 10 लाख का होता है? 1 करोड़ होता है सर। 1 करोड़, चलो 1 करोड़। वो कभी ऐसा हुआ उसने कहा सवा खोखा ले आओ भाई, क्या होता है? 1 खोखा, राउंड फिगर होती है 2 खोखा। तो ये अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि कितने खोखे मंगवाएं। ये है टोटल क्वांटिटी जो ऊपर है जिसको हमने हेज करना है, ये वाली क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच फ्यूचर। अगर एक खोखा 1 करोड़ का है, हमने मंगवाने हैं 2 करोड़, तो कितने खोखे मंगवाएंगे? 2। तो हम ये इधर लिखेंगे 2 करोड़ टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1 खोखे का साइज कितना है? 1 करोड़। तो कितने खोखे आ जाएंगे? 2 खोखे। समझ रहे? ये टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच फ्यूचर। लेकिन याद रखें, अगर खोखे मंगवाने हैं तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ होगा, अगर पेटी मंगवानी है तो डिवाइडेड बाय 10 लाख होगा। 10 लाख होता है कि 1 लाख होता है? 1 लाख होता है, एक जितना भी है। इसका मतलब ये हुआ, बताना ये चाह रहा हूं, साइज ऑफ फ्यूचर वेरी करता है कमोडिटी पे। अगर कमोडिटी वीट होगी तो हो सकता है साइज ऑफ फ्यूचर बड़ा हो, एक फ्यूचर का साइज। अगर कमोडिटी गोल्ड होगी तो हो सकता है साइज ऑफ फ्यूचर कम हो। ये क्वेश्चन के अंदर क्या हमें साइज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताएगा? इसका जवाब है यस, बताएगा, 100% बताएगा। एक्चुअल क्वांटिटी जो हेज करनी है वो भी बताएगा, 100% बताएगा। जो साइज ऑफ फ्यूचर है वो भी बताएगा, 100% बताएगा। नहीं बताएगा तो आप एज्यूम कर लीजिएगा टोटल ही एज्यूम कर, टोटल कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ये एडिशनल कैलकुलेशन है, ये फॉरवर्ड वाले में नहीं थी। 2 चीजें आपने समझनी है। नंबर 1, ये कैलकुलेशन क्यों की, और नंबर 2, कैलकुलेशन कैसे की। ये क्यों की हमने? क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल करने हैं। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल करने हैं उसके लिए। और की कैसे? एक्चुअल क्वांटिटी जो थी उसको डिवाइड कर लिया स्टैंडर्डाइज्ड साइज से, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अगर तो आंसर ऑलरेडी राउंडेड फिगर में आए, जैसे 10, 20, 30, 37, 38, तो फिर अच्छा है, हम उतने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आंसर आए फ्रैक्शन में 32.3, तो फिर 32 कर सकते हैं आप, 0.3 फ्रैक्शन बाय नहीं कर सकते। इसलिए उसने लिखा हुआ है राउंड ऑफ नंबर। क्या लिखा हुआ है? ये आपकी मर्जी है, राउंड ऑफ करके डाउन भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके अप भी कर सकते हैं। आई कैप की प्रैक्टिस ये है कि डाउन कर रहा है, डाउनवर्ड राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अब जैसे 10.3 है उसको डाउन करके 10 कर ले, 10.8 है उसको 11 कर ले, फर्क नहीं पड़ता इससे। राउंड ऑफ कर लिया, फिर स्ट्रेटजी सेम, सेल्फ एक्स फ्यूचर, जितने भी फ्यूचर कैलकुलेट हुए हैं, ऑफ जितना साइज है उसका, और ये क्या रेट है? एग्रीड रेट, जो फ्यूचर में एग्रीड हुआ है, जो लॉक हुआ है, जो ब्रोकर ने हमें गारंटी दिया है कि सर आपका माल इस कीमत पे बिकेगा, अगर इससे कम पे बिका ना मेरे से पैसे ले लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा पे बिका मुझे पैसे दे दीजिएगा। ये रेट समझ आ रहा है? अच्छा, आगे चलते हैं। गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, आप देखें स्ट्रेटजी, ये यहां पे साइन करके आपको पता है, फिर हम रिलैक्स हो जाते। साइन आज के दिन करेंगे, बेचना है 3 महीने बाद, लेकिन जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो होगा 3 महीने बाद, लेकिन जो डेरिवेटिव एग्रीमेंट होगा आज होगा। यहां तक हम काम आज के दिन में करते हैं, साइन करते हैं, फिर सुकून। 3 महीने के लिए अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो दी, बस प्राइस फ्लक्चुएशन से निकल गया। 3 महीने के बाद क्या होगा? फिर मार्केट में देखेंगे क्या रेट चल रहा है, अब मार्केट का उस दिन का स्पॉट रेट क्या है, उस लिहाज से देखेंगे गेन है कि लॉस है। ये डिसाइड कैसे होता है गेन के लॉस?
अगर कैलकुलेशन का आंसर माइनस में आ जाए तो लॉस है, प्लस में आ जाए तो गेन है, ऐसा है क्या? कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए फेवरेबल हो तो ये गेन है, और अगर अनफेवरेबल हो ये लॉस है। ठीक है जी। और जब पता चल गया गेन है कि लॉस है, फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है? अब इसमें देखें, कल हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी इधर रखी थी 408 इंटू एग्रीड रेट इंटू मार्केट रेट। अब देखें एग्रीड रेट ये है, ये एग्रीड रेट ये है, मार्केट रेट जो उस दिन उसने क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी कंफर्म क्वेश्चन में दिया होगा। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ फ्यूचर, कितने फ्यूचर खरीदे, ये यहां से आएगा नंबर ऑफ फ्यूचर। साइज ऑफ फ्यूचर ये साइज ऑफ ईच फ्यूचर। क्लियर? फिर इसके बाद गेन या लॉस कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करना है? सबसे अहम चीज तो उसके बाद ही आई। असल आपका क्वेश्चन इसमें निमटता है, बाकी ना भी बनाए ना, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो ना, सारा कुछ नहीं बना सकते, सब छोड़ दें, ये बना दे, इसमें सब कुछ निमट जाएगा। रिसीट फ्रॉम, ये पहले वाली चीज क्या? अब चूंकि हमने सेल करना था कि बाय करना था, हम सेलर थे कि बायर थे, प्रोड्यूसर थे कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर। सेल करना था तो आएगा रिसीट आएगा कि पेमेंट आएगा? रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी एट द रेट ऑफ, यहां पे बताइए कौन सी कमोडिटी होगी, जो हमारी एक्चुअल एग्जैक्ट वाली कमोडिटी है कि राउंडेड ऑफ? एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में जाके तो एक्चुअल रेट के ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी ही सेल होगी। तो ये एक्चुअल रेट भी एक्चुअल है मार्केट में जो उस वक्त मौजूद है, एग्रीमेंट वाला नहीं, जो मार्केट में है, और क्वांटिटी भी एक्चुअल वाली होगी, राउंडेड ऑफ वाली नहीं है। ये आगे पैसे। फिर इसके बाद क्या करना है? अगर तो गेन है तो क्या करेंगे? ऐड क्यों करेंगे? रिसीट भी इनफ्लो है, गेन भी इनफ्लो है, इनफ्लो ऐड होगा। और अगर लॉस है, लेस क्यों करेंगे? रिसीट इनफ्लो है, लॉस आउटफ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो लेस होगा। यहां पे नेट रिसीट आ जाएगी। फिर क्या कैलकुलेट करना है? अब इसमें मुझे बताइए, इफेक्टिव रेट में नेट रिसीट तो ये है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, क्वांटिटी कौन सी है, राउंडेड ऑफ वाली या एक्चुअल वाली? स्टैंडर्ड वाली, राउंडेड ऑफ वाली या एक्चुअल वाली? एक्चुअल वाली, क्योंकि जो आपको रिसीट मिली है ना, वो एक्चुअल की बेस पे मिली है। ये नेट रिसीट एक्चुअल है, स्टैंडर्ड तो सिर्फ वो आपको गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए था। भाई कुछ समझ आया और कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया। दोबारा ऐसे असाइनमेंट करके आएंगे, असाइनमेंट इधर करके जाएंगे, करके आएंगे नहीं, बोल करके जाएंगे। पहले 2 पॉइंट क्या सारे बताता हूं, तवज्जो इधर जरा। क्वेश्चन 2 कह रहा है शुगर प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर है ना, तो मुझे शक पड़ गया है ये बेचेगा, खरीदेगा नहीं। ये सेलर की स्ट्रेटजी है, बायर की नहीं। प्रोड्यूसर से समझ आ रहा है? ए शुगर प्रोड्यूसर एस्टिमेट्स 14.55 टन ऑफ शुगर विल बी अवेलेबल फॉर सेल। कंफर्म भी हो गया, फॉर सेल इन 3 months टाइम। जैसे काउंटिंग में बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है ना, एंट्री बिल्कुल ही बदल जाती है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट हो जाता है। उसी तरह यहां पे रिस्क मैनेजमेंट में भी आप बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, इससे पूरी गेम लड़ जाती है। बायर की पोजीशन और है, सेलर की पोजीशन और है। ये लाइन समझ आई? इसका मतलब है ये कह रहा है शुगर प्रोड्यूसर कि भैया मैंने 14.55 टन चीनी बेचनी है, 3 महीने बाद बेचनी है मैंने। अब ये क्यों परेशान होगा कि प्राइस बढ़ सकती है? इस वजह से कि प्राइस कम हो सकती है, कम हो सकती है। ये परेशान बैठा है। फॉलोइंग आर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है।
शुगर प्राइस इन टूडेज मार्केट इज ₹120,000 पर टन। इसके बारे में कल मैंने आपको दो बातें बताई थी, ये मेरा भाई दोनों बातें बताएगा मुझे। नंबर 1 ये इररेलेवेंट है, नंबर 2 इसको कहते क्या है, स्पॉट रेट, टूडे स्पॉट रेट। स्पॉट रेट टूडे का ही होता है, यानी आज के दिन लाइव जो स्पॉट रेट है, और स्पॉट रेट इररेलेवेंट है। मैच्योरिटी डेट का जो स्पॉट रेट होगा ना वो रेलेवेंट। ये आज का स्पॉट रेट ये तो कभी भी काम नहीं आता, ना फॉरवर्ड में आता है ना फ्यूचर में आता है। टुडे स्पॉट रेट ना फॉरवर्ड में काम आता है, ना फ्यूचर में काम आता है, ना ऑप्शन में काम आता है। शायद मनी मार्केट हैजिंग में काम आता हो। टुडे स्पॉट रेट, स्पॉट रेट, ठीक है, ये 12 इररेलेवेंट है। आगे चले, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 टन ऑफ शुगर, 1 टन ऑफ शुगर, 1 टन को अंडरलाइन करें, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी, साइज, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटी है। 1 टन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 टन ऑफ शुगर विद 3 months टू एक्सपायरी इज एट ₹130,000। यानी इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर वाला उसको बुला रहा है, फ्यूचर वाला कह रहा है, शुगर वाले भाई मेरे पास आ जा, मेरे साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, शुगर वाले भाई मेरे पास आ जा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 3 महीने के बाद तुम्हारा सामान 1.30 के हिसाब से बिकेगा। अगर तुम मेरे से ये साइन कर लो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या कह रहा है, अगर तुम आके इस कॉन्ट्रैक्ट के आगे साइन कर लो तो मैं गारंटी देता हूं 3 महीने के बाद तुम्हारा सारा सामान 1.30 के लिहाज से बिकेगा नहीं। अगर कम पे बिका तो मेरे से पैसे ले लेना, और अगर ज्यादा पे बिका तो पैसे दे देना, क्योंकि तुम्हें तो कंफर्म रेट चाहिए ना, ठीक है। अगर लॉक रेट लॉक करना है 130 पे लॉक कर दो, अगर अपनी पोजीशन तुमने ओपन रखनी है तो फिर ओपन जाओ, फिर तुम्हारी किस्मत, हो सकता है 120 आ जाए, हो सकता है 140 आ जाए, वो फिर तुम्हारी किस्मत। तो बताइए, बिजनेसमैन रिस्क को, अक्सर बिजनेसमैन दुनिया में रिस्क को लाइक करते हैं कि डिसलाइक करते हैं? डिसइन्वेस्टेड बैठा जाए, हम अच्छा वाला कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है सारी क्लास का, ये बोलेगा सारी क्लास की। अच्छा सॉरी, ये देख ले ऐसे हंस के तो दिखा मेरा भाई, अरे नहीं ये इसकी बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। नहीं और नहीं, लैब में नहीं बैठना, इधर ही आना, ये देख। अच्छा आगे चल 130,000 आफ्टर 3 months, ये क्या हो गया, आफ्टर 3 months प्राइस ऑफ शुगर इज 115,000, कम हो गई। 3 महीने बाद जब हम पहुंचे मार्केट में तो स्पॉट रेट क्या था, 3 महीने बाद मार्केट में पहुंचे, स्पॉट रेट 115 था। कह रहा है अब रिक्वायर्ड कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स टू बी रिसीव्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर। नेट रिसीट्स टू बी रिसीव्ड कौन सी है, इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट यूज्ड बाय शुगर प्रोड्यूसर टू हेज इट्स रिस्क। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो तो मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूं आपको। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज ही नहीं किया तो भाई जाओ मार्केट में जो रेट है उस पर चीज बेचो। 14.55 टन है, 14.55 टन है इंटू रेट क्या है मार्केट का, मार्केट का रेट ही है ना 1,15,000, ये ले 1673250, ठीक है। लेकिन इसमें तो उड़ गया, ये उड़ गया क्या नहीं, 1.15। अब हम देखते हैं कि अगर ये हेजिंग करता तो क्या होता। स्टार्ट करें, तैयार हैं सर? अगर अभी तक के लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस समझ लीजिए, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अगर ये समझ आ गया। सबसे पहले बताइए व्हाट इज टू बी हेज्ड, क्या हेज करना है। अच्छा ये ध्यान से लिखना है, ये छोटे छोटे पहले बताया, काम कम है कंसेप्ट ज्यादा है। सेल लिखना है कि परचेज लिखना है, ये बहुत अहम चीज, बार बार बता रहा हूं, पोजीशन चेंज हो जाती है, एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है हमारा। सेल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है
14.55 टन ऑफ शुगर आफ्टर 3 months थ्रू फ्यूचर्स। कल फॉरवर्ड था, आज फ्यूचर है। कोई प्रॉब्लम? पहला स्टेप क्लियर, डन। ये मेरा भाई नाराज भाई से, नाराज भैया, ये भाई ये देखता भी नहीं है। डन, क्लियर। ये स्टेप, सेल ऑफ 14.55 टन ऑफ शुगर आफ्टर 3 months। अब क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ फ्यूचर। अब देखें एक फ्यूचर का साइज क्या है, फ्यूचर साइज उसने किधर दिया हुआ है? हाँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 टन ऑफ शुगर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या है? 1 टन। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हो गए? 14.55 डिवाइडेड बाय 1 टन। 2 होता, डिवाइडेड बाय 2 आता। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 14.55। हाँ जी। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि 20 नहीं कर सकते भैया ऐसे, 14 या 15 करेंगे, ऐसे थोड़ी है। मेरा भाई किधर से आता है? मेरा भाई शुदर्रे से आया मेरा भाई। यहाँ का मॉडल टाउन पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में चुबुर्ची आ गया, और बता क्या आया, और मजांग आ गया, उसके बाद इशरा आ गया, उसके बाद मुस्लिम टाउन कलमा चौक आ गया। ठीक है, ये भाई ने फर्ज कीजिए उतरना था यहाँ पे, और बस वाले ने कहा इधर उतार दो, ये इधर उतार दो। इसने कहा नहीं इधर नहीं, रास्ते में ना उतारो, इधर उतार दो। ऐसा करेंगे क्या कि नियर बाय स्टॉप पे उतरेंगे, कि 4-5 स्टॉप बाद उतरेंगे? नियर बाय स्टॉप पे उतरेंगे ना, तो राउंड ऑफ 14 भी हो सकता है, क्योंकि 1 टन का है ना। 14 भी हो सकता है फ्यूचर, 15 भी हो सकता है। 20 कहां से आ गया? 20 नहीं आएगा। अच्छा, आपने नहीं बाय किया 20? अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा, या तो 14 करे वो भी मानता हूँ, 15 करे वो भी मान। कितने स्टूडेंट कहा है 14 करने चाहिए? कितने कहा है? 15 वाले ज्यादा है। 15 क्यों नहीं हो सकते? पैदावार कौन सी है? उसको पैदावार, उसकी सेटलमेंट पैदावार पे होनी नहीं है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट, वो कह रहा है भाई सर 14.55 तो पैदा ही नहीं होंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट कहाँ एक्चुअल क्वांटिटी में थोड़ी होती है, वो तो प्राइस सेटलमेंट में होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला, डेरिवेटिव वाला आपको कभी ये नहीं कहेगा मुझे दिखाओ कितनी प्रोडक्शन कितनी हुई है, कभी ये नहीं कहेगा। हाँ भाई, 50 स्ट्रेटजी क्या होगी? सेल 15 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बाय 15 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेल करनी है ना। सेल स्ट्रेटजी क्या होगी? सेल 15 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ 130,000। फ्यूचर का रेट 130,000 है। ये आज का स्पॉट रेट है जो इररेलेवेंट है। ये 3 महीने बाद का मार्केट का स्पॉट रेट है जो 3 महीने बाद देखेंगे। आज जो हमने एग्रीमेंट करना है 130 पे, एट द रेट ऑफ 130,000। क्लियर जी? जी हाँ, साइज, हाँ ठीक है, साइज भी लिख लें। सेल 15 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 110 एट द रेट ऑफ 130,000। असल में होता क्या, साइज क्यों नहीं लिखा? एग्जाम में आपको एक ही साइज देगा, लेकिन प्रैक्टिस में डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए साइज भी लिखना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही साइज देगा। बहरहाल लिखना चाहिए था। अच्छा किया, शुक्रिया। 110 क्लियर।
कोई प्रॉब्लम? चलें साइन करें इसके साथ और सुकून से अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो दीजिए। अब गुजरा 1 महीना, हमने कुछ करना है, 2 महीने गुजरे कुछ करना है, 3 महीने गुजरे, यस 3 महीने बाद चलें अब आ जाए मार्केट में। सबसे पहले हमने फैसला करना है गेन है कि लॉस है। अगर तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है गेन, अगर अनफेवरेबल है मैं मार्केट में अब 3 महीने बाद मैंने देखा मार्केट में रेट 115 पे पहुंचा था, बाकी सारे प्रोड्यूसर 115 पे अपनी शुगर बेच के जा रहे थे, मैंने किस रेट पे बेचने हैं? 130 पे। नहीं मुझे, मैं बेचूंगा मार्केट में यही, लेकिन मुझे मिलेगा कितना? क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करता हूं। बाकी सारे अपने घर 115 लेके जा रहे होंगे, मैं अपने घर 130 लेके जा रहा हूँगा, मेरे लिए खुशी हो रही है। ये गेन है कि लॉस है? गेन। पहले डिसाइड कर लिया गेन, इधर लिख देना गेन। याद रखें गेन लॉस कभी आपने प्लस माइनस से डिसाइड करने की कोशिश नहीं करनी। ये हो गया गेन, गेन है कि लॉस। अब क्या है, कैलकुलेट कैसे होगा? कैलकुलेट बहुत आसान, 14.55 नहीं रहे, ये तो फ्यूचर है, ये तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 15 मल्टीप्लाई बाय 1 टन का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट 130,000 का रेट माइनस 120,000 नहीं लेना, 120 की नहीं लेना, तो इररिलेवेंट है, वो पहले का, वो तो जमाना गुजर गया। ये कितना आया? 225,000 चेक पॉइंट। यहां पे कोई प्रॉब्लम? गेन है ये भी पता चल गया, अमाउंट भी कैलकुलेट हो गई। अब आइए अपनी कैलकुलेशन। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ कमोडिटी एट मार्केट, मार्केट में जो कमोडिटी हमने सेल करनी है वो कितनी करनी है भला? एक्चुअल करनी है, एक्चुअल रेट पे करनी है। 14.55, 15 नहीं, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल तो जितनी हुई वही सेल होगी, 14.55। एक्चुअल कितनी होगी? 14.5। कल भी जगह नहीं छोड़ी थी भाई ने, आज भी नहीं छोड़ी। इसके आगे क्या चले, इधर करें। 14.55 मल्टीप्लाइड बाय किस रेट पे? 115, जो 3 महीने बाद का स्पॉट रेट है। 115,000 क्लियर? कितने आई अमाउंट? 1673,250। अब ये लेस होगा, ये गेन है कि लॉस है? गेन है। गेन आ गया, ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड क्यों होगा? रिसीट भी इनफ्लो है, गेन भी इनफ्लो है, इनफ्लो इनफ्लो ऐड होगा। कितना? 225,000। नेट रिसीट कितनी हुई? 1898,250। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, नेट रिसीट से क्वांटिटी को डिवाइड करना है 14.55 एक्चुअल को या स्टैंडर्ड को? एक्चुअल को। शाबाश, ये आ जाएगा 1898,250 डिवाइडेड बाय 14.55, 130,464। भाई यहां तक क्लियर है? अब जरा इसका एनालिसिस करते हैं। हमने तो ये तो मुझे लगता है गलत हो गया।
हमने तो एग्रीमेंट किया था, लॉक किया था रेट 130 का, ये है 130,464, ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी क्वांटिटी परफेक्ट नहीं थी। जब इनपुट परफेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे परफेक्ट हो सकता है? जब क्वांटिटी का फर्क था, ये 14.55 की वजह से, ठीक है, राउंड ऑफ कर। अगर कभी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट 14 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन हुई ना, और आपने 14 ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, उसमें आप देखेंगे परफेक्ट आएगा। ये परफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन पता होनी चाहिए क्यों नहीं आता। क्योंकि क्वांटिटी हमने राउंड ऑफ की हुई है। जब ये राउंड ऑफ की है, थोड़ा सा फर्क रखा है उसमें क्वांटिटी में, तो यहां पे भी थोड़ा सा फर्क आएगा। नोट करें, परफेक्ट नहीं है लेकिन स्टिल इफेक्टिव है, क्योंकि 130 जो रेट लॉक किया था उसके करीब करीब ही है। बाकी की मार्केट तो 1-15 घर लेके जा रही है, हम फिर भी उसके करीब करीब लेके जा रहे हैं। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये था। अब आप खुद बताइए, हेजिंग के बगैर कितने पैसे मिलने थे? 117 हैजिंग के, हाँ 1673, और हैजिंग के बाद, हैजिंग के जरिए कितने पैसे मिलने? तो हैजिंग अच्छा रह गया कि नहीं रह गया? फाइनेंशियली ठीक है। अब जाहिर है अंडरस्टूड है, इस चैप्टर में हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे उन फाइनेंशियल बेसिस करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन 3 अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ यही टेबल बना ले, कितनी देर में बनाएंगे? चलें ठीक है, नहीं चाहे असाइनमेंट, लेकिन असाइनमेंट के लिए फिर एडिशनल क्वेश्चन भी आएंगे। आ जाए एडिशनल क्वेश्चन भी कर ले टाइम अभी इंशाल्लाह। अभी मैं अपने भाई को, मेरा भाई ने, हाँ ये देख ले, फिर है देख ले, बच्चे वैसे कह रहे थे सर कर दे, हमने सोना भी है। चले ठीक है। कोई क्वेश्चन भाई समझ आ गया? फ्यूचर में, फॉरवर्ड और फ्यूचर में समझ आया? फर्क एक ही चीज का है, क्या? स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी का। लेकिन आपने इस चीज का ध्यान रखना है, मुझे सिर्फ एक ही डर है कि आप एक गलती कर, किस जगह पे स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी यूज होनी है, किस जगह पे एक्चुअल, इसमें आप मिक्स कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। बाकी कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।